राधे राधे एवरीवन। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सब बिल्कुल बढ़िया होगे। तो आज है हमारा डे 19 ऑफ टारगेट PGIMS सीरीज़। आई नो कुछ दिनों से आपके लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि दी वीडियो क्यों नहीं आ रही। तो देखो उसके कुछ रीजंस थे, बट अब ये सीरीज़ के मैं पूरी कोशिश करूँगी डेली वीडियोस डालने की, और आप भी कनेक्टेड रहना। जो क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाले हैं। उसके साथ ही जो हम डेली, जैसे मैं हर बार बोलती हूँ, जैसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठते हो तो कॉपी पेन लेके बैठा करो। फिजिक्स में कोई न्यूमेरिकल आ रहा है या कोई कॉन्सेप्ट आ रहा है आपके लिए जो नया है तो उसे नोट डाउन किया करो। मूवी की तरह वीडियो नहीं देखनी है। और उसके साथ ही हर क्वेश्चन पर खुद को एनालाइज करना है। एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है। इससे आपको मिरर मिलता है, मिरर दिखता है अपना कि आप में क्या कमी है और क्या चीज़ है जो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, बाकी लगे रहो जब तक एग्ज़ाम नहीं होता। अभी देखो पॉसिबिलिटी है जल्दी आपके फॉर्म निकल जाएंगे, उस दिन तक, एग्ज़ाम डे तक लगे रहो। अपने 100% एफर्ट्स देने हैं। कुछ भी कमी अगर है तो उसको दूर करने का टाइम भी आपके पास है। अगर आपको लग रहा है कि मेरे ये चीज़ वीक है, ये टॉपिक वीक है, तो उसको दूर कर सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हो। अभी टाइम है, अभी तो रजिस्ट्रेशन भी शुरू नहीं हुई है। ठीक है, और मान के चलो रजिस्ट्रेशन से एग्ज़ाम तक आपको 15 से 20 दिन तो पक्का मिलेंगे। तो ये जो टाइम मिल रहा है ना, उस टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट मत करना। ये तो मत सोचना कि जब रजिस्ट्रेशन शुरू होगी तब क्वेश्चन प्रैक्टिस, या जब अच्छे से सीरियस होकर शुरू करूँगा, बिल्कुल नहीं। क्योंकि तुम सोच रहे हो कि तुम लेट शुरू करोगे तो हो जाएगा, बट ये सोचो कि उस एक सीट के लिए, गवर्नमेंट सीट के लिए तुम्हारे पीछे बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, बट तुम्हें सिर्फ एक सीट लेनी है। अपनी एक सीट के लिए अपने एफर्ट्स लगा देना, अपने एफर्ट्स में कमी मत छोड़ना। बाकी जो होगा बहुत अच्छा होगा। तुम बस लगे रहना लास्ट तक। अगर तुम्हें लगता है सिलेबस पूरा नहीं है, सिलेबस कवर कर लो। क्वेश्चन प्रैक्टिस में कमी है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने बता दी चैनल से। अगर तुम्हें केमिस्ट्री में लगता है तो केमिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट मैंने चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस की बना रखी है वो कर लेना। ठीक है, बायो में भी चैप्टर वाइज बना रखी है। फिजिक्स तुम इस सीरीज से कर लो, और जो प्रीवियस सीरीज थी 20 डेज की वो डे वाइज वो कर लेना, और उसके साथ ही प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन करवा चुकी हूँ वो कर लो। ठीक है, इनफ है। तुम बस लगे रहो डेली। कोई वीडियो स्किप मत करना, कोई क्वेश्चन स्किप मत करना। अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा उसे दोबारा समझ लेना। ठीक है, कर लोगे तुम, डेफिनेटली कर लोगे। अपने आप पे भरोसा रखना, बस कोई कुछ कहे तुम कर लोगे, तुम्हें पता है। तो सबसे पहले हम करेंगे बायोलॉजी के क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो शुरू करते हैं। बायो में हम 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो 10 में से साथ साथ आपको एनालाइज करना है, और उसके साथ ही जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो ऑप्शंस रहने वाले हैं उनकी भी एक्सप्लेनेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कि ये इसका करेक्ट आंसर क्यों नहीं है। तो शुरू करते हैं बायो के क्वेश्चन प्रैक्टिस। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन बी फाउंड इन वर्कर्स वर्किंग इन मील। जो मील में वर्कर्स वर्क करते हैं उनके अंदर इनमें से कौन सी डिजीज होने के चांसेस होते हैं? एम्फाइसीमा, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ब्रोंकाइटिस या अस्थमा। तो देखो, जो एम्फाइसीमा होती है वो सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होती है, तो ये तो होगा नहीं। इन्होंने पूछा है जो वर्कर वर्किंग मील्स वर्क करते हैं मील्स में, तो उनमें कौन सी डिजीज होने के चांस होते हैं? तो उनमें होता है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। और ब्रोंकाइटिस और अस्थमा क्या होता है ये आप मुझे कमेंट्स में बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कवरिंग ऑफ लंग्स इज कॉल्ड। लंग्स की कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शंस आर पेरिकार्डियम, प्लूरल मेम्ब्रेन या प्लूरा, पेरिकॉन्ड्रियम या पेरिटोनियम। तो देखो, लंग्स से रिलेटेड क्या क्या चीज़ आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज़, लंग्स कहाँ लोकेटेड होते हैं? तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। थोरेसिक रीजन में लोकेटेड होते हैं, ये याद रखना। ठीक है, और लंग्स इस तरह हैं, अपने 2 लंग्स हैं, तो ये जो राइट और लेफ्ट लंग होता है इसके लोब्स पूछे जा सकते हैं आपसे कि जो राइट लंग है उसमें ये राइट है लेफ्ट है। ठीक है, राइट लंग में कितने लोब्स होते हैं और लेफ्ट में कितने होते हैं? तो राइट लंग्स में 3 लोब्स होते हैं और लेफ्ट लंग में 2 लोब्स होते हैं।
ये भी आपको पता होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना इसमें राइट और लेफ्ट में, ठीक है। और नेक्स्ट है कवरिंग पूछी है लंग्स की, उसे हम क्या बोलते हैं, तो लंग्स की कवरिंग को हम बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन या प्लूरा, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स आर कंट्रोल्ड बाय, जो रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स होते हैं हमारी बॉडी में उन्हें कौन कंट्रोल करता है। ऑप्शंस आर सेरिबेलम, सेरिब्रम, मेडुला ओब्लंगेटा और क्रूरा सेरिब्री। तो इसको कंट्रोल करता है मेडुला ओब्लंगेटा, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। बाकी ब्रेन के जितने भी पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन और उसके फर्दर जो टाइप्स हैं पार्ट है, उनकी भी आपको फंक्शनिंग पता होनी चाहिए कंप्लीट, कि फोर ब्रेन में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं और उनका क्या क्या फंक्शन होता है पर्टिकुलर। एक शीट पे सारे ब्रेन के जितने पार्ट्स हैं उनके फंक्शंस लिख लेना, ठीक है, ताकि याद रहें आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which is important site of formation of glycoprotein and glycolipids in eukaryotic cells। यूकैरियोटिक सेल्स में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड फॉर्मेशन, साइट ऑफ फॉर्मेशन बतानी है। तो देखो जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर किस में बनती है ये चीज़। ऑप्शन हमें क्या गिवन है, पेरोक्सिसोम, गोल्जी बॉडी, पॉलीसोम या ईआर। ईआर दो तरह का होता है, एक SER एक RER, मीन्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइको प्रोटीन की जो साइट ऑफ फॉर्मेशन होती है वो होती है गोल्जी बॉडीज, ठीक है। इसके अलावा ER का क्या फंक्शन होता है, ये राइबोसोम के साथ अटैच होकर किसकी फॉर्मेशन करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, ये कुछ ऐसा है ER का सरफेस। अब इस पे अगर राइबोसोम अटैच है तो इसे हम RER बोलेंगे, अगर नहीं है तो स्मूथ है वो, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या होता है और इसका फंक्शन पर्टिकुलर आपको मुझे बताना है। SER और RER दोनों के फंक्शन आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइको प्रोटीन फॉर्मेशन किसका काम होता है, गोल्जी बॉडी का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रॉग क्यूटेनियस रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू। फ्रॉग के अंदर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन किसके थ्रू होती है, लंग्स, माउथ, किडनी या मॉइस्ट स्किन के थ्रू। तो देखो जब भी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन की बात आ जाए तो आपको दो एग्जाम्पल याद रखने हैं इसके अंदर। कौन कौन से, जो याद होने ही चाहिए सबको। फर्स्ट इज फ्रॉग, एक तो फ्रॉग के अंदर होती है और एक होती है अर्थवॉर्म के अंदर, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल याद रख लेना, इन दोनों के अंदर होती है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है, स्किन के थ्रू, जो मॉइस्ट स्किन होती है उसके थ्रू रेस्पिरेशन होती है। तो ऑप्शन देखते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होगी किसके अंदर, अर्थवॉर्म और फ्रॉग के अंदर। किसके थ्रू होती है, लंग्स, माउथ, किडनी या मॉइस्ट स्किन। तो अभी बताया मैंने किसके थ्रू होगी, मॉइस्ट स्किन के थ्रू। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कैरीज हाउ मैनी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन का कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कैरी करता है। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और सबको पता भी होगा, 4 मॉलिक्यूल कैरी करता है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन प्रेजेंट कहाँ होता है, रेड ब्लड सेल्स में, RBC के अंदर, ठीक है। और एक ये भी, इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है कि RBC जो एंटीजन और एंटीबॉडीज है ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये मैं पहले बता चुकी हूँ आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में, ठीक है। आई होप आप सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट्स कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया। इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाता है। ऑप्शंस आर मसल्स, डायफ्राम, रिब्स या कार्टिलेजिनस रिंग्स। तो ये ट्रैकिया है जो विंड पाइप होती है हमारी। अब इसके अंदर C शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं, ठीक है, जो क्या करती है, इसको कोलैप्स होने से प्रिवेंट करती है ट्रैकिया को। तो करेक्ट आंसर क्या होगा अपना, ऑप्शन डी, ठीक है। एक आप ये याद रखना कि जो हमारी जो लंग्स होते हैं उसके उनको प्रिवेंट करने के लिए क्या होती है, रिब्स होती है। अब इन रिब्स का जो पेयर होता है, टोटल 12 पेयर होता है रिब्स का। अब इन पेयर में कितनी रिब्स, 2 रिब्स होती है,
फ्लोटिंग रिब्स कितनी होती हैं, वो उन सब का नंबर्स आपको याद होना चाहिए, वो मुझे कमेंट्स में आंसर दोगे आप, ठीक है, ये पता होना चाहिए सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस आर, इनमें से कौन सा रॉ मटेरियल है जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है? ऑप्शंस आर वाटर, लाइट एंड CO2, लाइट, CO2 एंड O2 तो प्रोडक्ट है तो ये तो हो ही नहीं सकता, लाइट एंड CO2, ओनली लाइट नहीं होगा इसका करेक्ट आंसर। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट होती है? तो वाटर तो चाहिए ही चाहिए, उसके साथ लाइट, जब नाम ही फोटोसिंथेसिस है, फोटो मीन्स क्या होता है? लाइट की प्रेजेंस में जब खुद फूड प्रिपेयर करते हैं तो उसे हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, तो लाइट भी कंपलसरी है और CO2 भी, ठीक है। इसकी फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंसेप्ट ऑफ ओमनिसेल्युला ई सेल्युला रिगार्डिंग सेल डिवीजन वॉज गिवन फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, जो स्टेटमेंट थी ओमनिसेल्युला ई सेल्युला, ये किसके अंदर पढ़ी आपने? सेल थ्योरी के अंदर। सेल थ्योरी कंप्लीट आपको पता होनी चाहिए, सेल थ्योरी में क्या क्या चीज़ बोली गई है, जिसमें एक स्टेटमेंट थी ओमनिसेल्युला ई सेल्युला, जिसका क्या मतलब था? ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जितनी भी सेल्स है वो सारी कैसे बनती है? जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं उनसे अराइज होती हैं, ठीक है। तो अब ये स्टेटमेंट किसने दी थी? ऑप्शंस आर रूडोल्फ विर्चो, थियोडोर श्वान, शेल्डिन या एरिस्टोटल। एरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी जिसे हम बोलते हैं, शेल्डिन एंड श्वान में से कौन सा जूलॉजिस्ट है और कौन सा बोटनिस्ट है, ये आप मुझे बताओगे। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है उसके अंदर कौन कौन सी सेल ऑर्गेनली इंक्लूडेड होती है? ऑप्शंस आर वैक्यूल, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ऑल। तो देखो ER के ये जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है इसके अंदर 4 ऑर्गेनलीज इंक्लूडेड होती है, कौन कौन सी? एक तो वैक्यूल, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी और ER, ये चारों ही इंक्लूडेड होती है। जो लाइसोसोम होता है ये क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम होता है हमारी सेल के अंदर, और गोल्जी बॉडी की अभी हमने बात की थी, प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा था, ये पैकेजिंग बॉडी होती है, ठीक है। और नेक्स्ट इज ER, तो ER जो है, ER का काम क्या होता है? ER के 2 पार्ट्स होते हैं, अभी बताया था, SER और RER। RER का काम क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना, राइबोसोम के साथ अटैच होगा और प्रोटीन सिंथेसिस करवाएगा ये, ठीक है। और जो SER है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका फंक्शन होता है लिपिड सिंथेसिस करवाना। तो ये ER के बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर ये चारों ही ऑर्गेनलीज आती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंसिस्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, और आपको इन चारों के अलावा कोई सी भी ऑर्गेनली मिल जाए तो वो ही उसका करेक्ट ऑप्शन होगी, ठीक है। एक चीज़ जो बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, सिली मिस्टेक्स बोल देते हैं फिर उस चीज़ को बाद में, वो ये भी होती है कि आप क्वेश्चन ही ध्यान से नहीं पढ़ते। अगर क्वेश्चन में नोट लिखा है, मैं बहुत बार ये चीज़ बोल चुकी हूँ, ये चीज़ ना सबको पता है कि अगर क्वेश्चन में नोट लिखा है तो वो करेक्ट वो ऑप्शन चूज करना है जिसमें जो इसका आंसर नहीं है, बट स्टिल स्टूडेंट्स वो मार्क करके आते हैं जो क्वेश्चन में पूछा है उसका अपोजिट, वो नोट पढ़ेंगे बट फिर भी उस दूसरा ऑप्शन मार्क करके आएंगे। तो ये गलती नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है सबसे पहले। अगर क्वेश्चन में कुछ भी ऐसी वर्ड दिया हुआ है लाइक करेक्ट, इनकरेक्ट, रॉन्ग, जो भी, वो हाईलाइट कर लेना साथ में ही, इससे बहुत हेल्प होगी आपकी, ठीक है। ऐसी मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं करनी है कि वो आपको क्वेश्चन आता हो, कॉन्सेप्ट भी पता है, फिर भी गलती करके आ रहे हो। और ये सब चीज़ें होती है एंड मेन टाइम पे जब आप एग्जाम दे रहे होते हो ना, ऐसी ऐसी ही मिस्टेक्स होती हैं। तो ऐसी मिस्टेक ना हो, इसीलिए ज़रूरी होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो बायो के हमारे 10 क्वेश्चंस हो चुके हैं।
अब हम शुरू करते हैं केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स करेंगे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो आप देखना आपने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं केमिस्ट्री में आउट ऑफ 10। सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। सो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन में देखें, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन में क्या कह रहा है, द हाइयर द पीएच द स्ट्रोंगर द एसिड। तो यहाँ पर एसिडिटी और पीएच को रिलेट कर रखा है। अगर हम यहाँ पर देखें तो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है ना, वो क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है पीएच के, राइट, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एच प्लस की कंसंट्रेशन के, है ना। तो यहाँ पर जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो पीएच के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर पीएच इंक्रीज होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ तो डिक्रीज होगी, है ना। अगर पीएच हाइयर है तो जो एसिड है वो तो वीकर होगा। और फर्स्ट में हमें क्या कह रहा है, हाइयर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड, तो ये तो क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा, राइट। और अगर हम सेकंड ऑप्शन में देखें तो कह रहा है द हाइयर द पीएच द वीकर द एसिड, ये सही है। और नेक्स्ट में अगर हम देखें द लोअर द पीएच द स्ट्रॉन्गर द बेस, तो बेस और पीएच को रिलेट कर रखा है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पीएच की, है ना, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है OH माइनस की कंसंट्रेशन की, राइट। तो यहाँ पर देख लो फर्स्ट में क्या कह रहा है, लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द बेस, रॉन्ग, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर पीएच ज़्यादा होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, है ना, और पीएच कम होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, कम होगी। तो पीएच कम है तो एसिड तो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वीक होगा, है ना, तो ये गलत है। द लोअर द पीएच द वीकर द बेस, ये सही है। सो सेकंड एंड फोर्थ हमारा सही हो जाएगा, हैंस ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, है ना। और आपने ये भी पढ़ रखा होगा कि 0 यहाँ पे 7 पे तो न्यूट्रल होता है ना, और यहाँ पे पीएच 0 और यहाँ पर 14, 0 से 7 क्या होता है, एसिडिक होता है, और 7 से 14 होता है बेसिक होता है। तो अगर हम यहाँ पर चले 0 से 7, अगर 7 से 0 जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज इस साइड होगी, है ना, अगर इस साइड जाएंगे। और बेसिक स्ट्रेंथ कब होगी, जब हम कहाँ जाएंगे, राइट डायरेक्शन में जाएंगे, और लेफ्ट डायरेक्शन में एसिडिटी इंक्रीज हो रही है, और राइट डायरेक्शन में जाएंगे तो बेसिसिटी इंक्रीज हो रही है। ओके, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें क्या कह रहा है, आइसोमेरिज्म शोन बाय कंपाउंड 1 and 2 इज। तो यहाँ पर हम सिंपली अगर पेरेंट चेन लेंथ देखें तो फर्स्ट जो कंपाउंड है उसमें अगर नंबर ऑफ कार्बन देखें वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 है। तो पेरेंट चेन में यहाँ पर 5 कार्बन है। और अगर हम सेकेंड कंपाउंड में देखें तो 1 2 3 4, पेरेंट चेन तो यही होगी, है ना। तो यहाँ पर जो पेरेंट चेन में कार्बन है वो कितने हो गए, 4। तो जब पेरेंट चेन लेंथ चेंज होती है वहाँ पर हमारा कौन सा आइसोमेरिज्म होता है, चेन आइसोमेरिज्म। और मैं बाकी सारे आइसोमेरिज्म आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ पर पोजीशन आइसोमर। तो पोजीशन आइसोमर में क्या होगा, जो पेरेंट चेन लेंथ है वो हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है, पेरेंट चेन लेंथ सेम रहेगी। तो बट पाई बॉन्ड या फिर फंक्शनल ग्रुप या फिर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं, देखो यहाँ पर ये OH फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, और यहाँ पर यही OH फंक्शनल ग्रुप मैं यहाँ पर लगा दूं। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो देखो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3, है ना, पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 3। और यहाँ पर देखें तो 1 2 3, यहाँ पर भी 3 कार्बन है। बट जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन चेंज हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पर कौन सा आइसोमर हो जाएगा, पोजीशन आइसोमर हो जाएगा। तो पोजीशन आइसोमर में आपको क्या याद रखना है कि जो पेरेंट चेन लेंथ है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, बट वहाँ पर पोजीशन किसकी चेंज हो सकती है, पाई बॉन्ड की, फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की जो पोजीशन है वो चेंज हो सकती है। और अगर हम बात करें यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर की, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, तो इसके केस में देखो आइसोमर है तो सिंपल सी बात है, मोलिकुलर फॉर्मूला तो क्या होगा, सेम ही होगा, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप चेंज। कैसे, एक एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक देखो ये यहाँ पर हमने OH लगा दिया, और अगर इस ऑक्सीजन को मैं बीच में लगा दूँ तो ये क्या होंगे, फंक्शनल ग्रुप। एज देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या होगा, C2H6O, है ना, बट यहाँ पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल, है ना। और यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ईथर, राइट।
तो यहाँ पर क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट जो फंक्शनल ग्रुप है वो चेंज हो गया, तो वहाँ पर कौन सा आइसोमर होता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। एंड नेक्स्ट वी कैन सी मेटामर्स। तो मेटामर्स में अगर हम देखें तो क्या होता है, मेटामर्स में क्या होता है, देखो इसमें किसकी प्रेजेंस होती है, ब्रिज फॉर्मिंग ग्रुप की, ब्रिज फॉर्मिंग ग्रुप प्रेजेंट होता है। ब्रिज फॉर्मिंग ग्रुप क्या होता है, जो क्या करे, कनेक्ट करे टू पोर्शन को। लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं आपको किसका, ईथर का, तो इसमें बीच में ऑक्सीजन होता है और दोनों साइड क्या होते हैं, अल्काइल ग्रुप, नॉर्मली अल्काइल ग्रुप ही होते हैं, है ना। तो इसके दोनों साइड अल्काइल ग्रुप होंगे, ईथर है ये। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अगर मेटामर्स होंगे तो इसका एग्जांपल हम कैसे लिख सकते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया CH3OC3H7, ठीक है। ये क्या हो गया, मिथाइल प्रोपाइल ईथर। वेयर अगर मैं क्या बना दूँ इसकी जगह पे, यहाँ पे ऑक्सीजन बना दूँ और दोनों साइड लगा दूँ C2H5 और इस साइड भी लगा दूँ C2H5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, मेटामर्स। कैसे हो जाएंगे, देखो जब क्या हो, ब्रीजिंग फंक्शन के अक्रॉस जो फंक्शनल ग्रुप एक कंपाउंड में है वो क्या हो, दूसरे कंपाउंड में चेंज हो जाए। यहाँ पर तो CH3 और क्या था, C3H7 था अल्काइल ग्रुप, और यहाँ पर कौन सा है, C2H5 और C2H5 अल्काइल ग्रुप है। तो ये चेंज कर दिया ना, अल्काइल ग्रुप क्या हो गए, इनमें अल्काइल ग्रुप चेंज हो गए। तो यहाँ पर क्या होंगे, मेटामर्स। मेटामर्स की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। क्या होगा यहाँ पर, जो ब्रीजिंग फंक्शन है ना, उसके अक्रॉस क्या होगा, जो फंक्शनल ग्रुप है एक कंपाउंड में दिए गए हैं, दूसरे कंपाउंड में वही अल्काइल ग्रुप क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर। अगर हम यहाँ पर बात करें ईस्टर की, तो देखो ईस्टर में ब्रीजिंग ग्रुप कैसे होगा, ऐसे डबल बॉन्ड O एंड हेयर O, और यहाँ पर कनेक्ट होगा एल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो देखो ये क्या है, ब्रीजिंग ग्रुप, किसके केस में, ईस्टर के केस में। अब हम इसका एग्जांपल लेते हैं, लाइक यहाँ पर है ये ब्रीजिंग ग्रुप और इस ऑक्सीजन से हम कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे C2H5 और यहाँ पर कनेक्ट कर दिया CH3, ठीक। और इसके बाद अगर यहाँ पे फिर से वही ब्रीजिंग ग्रुप O और यहाँ पर हम अटैच कर दे C2H5 और इस ऑक्सीजन के साथ हम अटैच कर दे CH3, ठीक है। तो ये मेटामर्स हो जाएंगे। कैसे, देखो ब्रीजिंग ग्रुप के इस साइड क्या है, CH3, और ब्रीजिंग ग्रुप में जो ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर अटैच है C2H5 है। बट अगर हम दूसरे में बात करें, जो ब्रीजिंग ग्रुप में ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है और ऊपर वाले में C2H5 अटैच था, तो अलग अलग अटैच हो गए ना, जो अल्काइल ग्रुप है वो चेंज हो गए, दोनों कंपाउंड में जो अल्काइल ग्रुप है वो अलग अलग है। तो यहाँ पर ये किसका एग्जाम्पल हो जाएंगे, मेटामर्स की, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस ब्रीजिंग ग्रुप के अक्रॉस क्या हो रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप जिसमें चेंज हो जाए वहाँ पर हमारा क्या होगा, मेटामर्स होगा। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ एल्कली मेटल इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो देखो ये केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली सबसे पहले अगर Li2O को हम देखें तो इसमें कौन से आयन प्रेजेंट है, एक तो 2Li+ है ना, प्लस O2- ये है। और अगर Na2O2 को देखें तो ये क्या है, 2Na+, इसमें जो आयन है 2Na+ एंड O2 है ना। और अगर Na2O को देखें तो यहाँ पर कौन से आयन है, 2Na+ प्लस O2- यही है। और अगर KO2 की बात करें तो K+ प्लस O2- यही है ना। इस पे तो ओनली -1 का ही चार्ज आएगा, एज पोटेशियम +1 शो कर रहा है चार्ज। तो अब देखो यहाँ पर जो ऑक्साइड है ये O2- ये क्या होता है, डायमैग्नेटिक होता है, 10 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये तो डायमैग्नेटिक है और हमसे पैरामैग्नेटिक पूछा, ये तो नहीं आएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर भी क्या है, O2- ऑक्साइड आयन, इट इज़ ऑल्सो डायमैग्नेटिक। तो और यहाँ पर देखें तो O2 ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, परऑक्साइड। तो ये भी क्या होता है, डायमैग्नेटिक होता है, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 16, राइट, सॉरी 18 हो जाएंगे। O2 में 16 और 2- का चार्ज है। उसके बाद अगर हम KO2- में देखें, इसे हम कहते
सकते हैं सुपर ऑक्साइड। और O2 माइनस में अगर हम इलेक्ट्रॉन देखें तो कितने हो जाएंगे 16 तो पहले ही है O2 में, और -1 चार्ज आ गया तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हो गए 17 है ना। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। हैंस ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 1 मोलर NaCl एंड 1 मोलर NaOH इज। तो देखो अगर हम NaCl को देखें तो ये किससे मिलके बना है NaOH प्लस HCl से, है ना, वेयर NaOH इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना। तो फाइनली ये क्या होगा न्यूट्रल होगा, इट इज़ न्यूट्रल। और अगर हम इसकी बात करें NaOH की तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, राइट। तो NaCl न्यूट्रल है और ये है हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस। और मैंने आपको बफर सॉल्यूशन के बारे में बताया था। बफर कब होगा कोई, जब उसमें क्या ना हो, ना तो स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए ना स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आ गए तो वो बफर नहीं होगा। तो यहाँ पर तो स्ट्रॉन्ग बेस है तो इट मीन्स ये बफर तो नहीं है। सो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या कह रहा है, अब बफर विद pH लेस देन 7 तो बफर है ही नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा। ऐसे ही डी में भी अब बफर विद pH ग्रेटर देन 7 तो ये भी गलत हो जाएगा। हम देखें NaCl तो न्यूट्रल है और NaOH हमारा स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसका pH होगा वो क्या होगा ग्रेटर देन 7, तो यहाँ भी सही। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर विल फॉर्म एसिडिक बफर। तो एसिडिक बफर के लिए आपको पता होना चाहिए ये कब बनता है, जब वीक एसिड प्लस क्या हो उसका साल्ट, वीक एसिड का इट्स साल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, तब क्या बनेगा हमारा एसिडिक बफर बनेगा। तो यहाँ पर हम सिंपली देख सकते हैं ये कंडीशन किस में फॉलो हो रही है, ऑप्शन नंबर सी में, है ना। यहाँ पर ये वीक एसिड है CH3COOH और ये उसका सॉल्ट है विद स्ट्रॉन्ग बेस। बाकी अगर आपको बफर देखना है कि बफर कहाँ बन रहा है तो सिंपली आपको ये चीज़ याद रखनी है, कहीं पर भी अगर आपको स्ट्रॉन्ग एसिड दिख जाए या फिर आपको स्ट्रॉन्ग बेस दिख जाए तो वो कभी भी बफर नहीं बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि आप फर्स्ट ऑप्शन में देख सकते हो HCl इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना, तो ये तो बफर नहीं बनाएगा, ये तो गया, है ना। वैसे यहाँ पर NaOH इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड HCl इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये भी नहीं बनाएगा, है ना। और अगर वीक एसिड वीक बेस दिख रहे हैं तो वहाँ पर चांसेस हैं बफर बनने के, ओके। तो ये चीज़ याद रखना, बहुत हेल्प करेगी आपको बफर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो देखो एसिडिक स्ट्रेंथ के केस में आपको सिंपली पता होना चाहिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के, ओके। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये दोनों तो बेंजोइक एसिड के केस हैं, है ना, और ये दोनों अल्कोहल के केस हैं। और जो बेंजोइक एसिड वाले होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, तो ये दोनों क्या होंगे ज़्यादा एसिडिक होंगे। बट इनमें अगर हम CH3 को देखें तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, और एसिडिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से हम सिंपली कह सकते हैं जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो फोर्थ वाले की सबसे ज़्यादा होगी, है ना। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ सकता है तो ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद हमारा आएगा थर्ड, है ना, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी अगर हम फर्स्ट और सेकंड के केस में भी देखें तो क्लोरीन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इसके एसिडिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो फिर एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होगी सेकंड की, तो सेकंड की उसके बाद, और उसके बाद लास्ट में कौन आ जाएगा हमारा फर्स्ट आ जाएगा, ओके। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन दिस एंड दिस, द रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 एंड K2 ऑफ अबव टू इक्वेशन इज। तो देखो अगर हम सिंपली यहाँ पर देखें तो क्या कर रखा है, अगर XY को देखें तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट की साइड है, बट अगर सेकेंड रिएक्शन में देखें तो XY रिएक्टेंट की साइड है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि इस जो रिएक्शन है इसको उल्टा किया हुआ है ना। लाइक देखो अगर उल्टा करें तो ये क्या बनेगा, प्रोडक्ट की साइड रिएक्टेंट और रिएक्टेंट की साइड प्रोडक्ट है ना। 2XY गैस दिस एंड X2 + Y2, राइट।
ये तीनों गैस है, ये बस मैं रिएक्शन बता रही हूँ आपको। तो देखो यहाँ पर जो रिएक्शन है उसको उल्टा कर दिया है, तो आपको पता होना चाहिए जो के है ना, रिएक्शन को उल्टा करने पर कैसे चेंज होता है। अब जो इसका के आएगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा 1/K1, ठीक है, ये हो जाएगा। बट दी ये जो रिएक्शन है, ठीक है, ये फाइनल वाली तो हमारी आई नहीं, ये तो बिल्कुल अलग रिएक्शन है, बिल्कुल अलग नहीं है, बस इसमें क्या कर रखा है, इसकी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दी है, ठीक है। पहले ही रिएक्शन फर्स्ट वाली इसको उल्टा किया, फिर उसकी मल्टीप्लाई किसके साथ किया, 2 के साथ किया। और आपको पता होना चाहिए अगर रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो वहाँ पर जो के न्यू होता है, ठीक है, तो के न्यू क्या होता है 1/K ओल्ड, ओके, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है 1/K1, ओके। और अगर हम क्या कर दें, उसको किसी ना किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें, जैसे यहाँ पर हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, अगर मल्टीप्लाई कर दें तो उस टाइम पे जो के न्यू होगा वो क्या होगा, के ओल्ड की पावर n, वो n होगा जिससे के साथ मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो हमने रिएक्शन को रिवर्स किया था, तो वहाँ पर हमारा जो कांस्टेंट हो गया वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया, वो 1/K1 हो गया, है ना। और अगर हमने क्या किया 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दी तो क्या हो जाएगा, ये जो 2 है वो पावर में चला जाएगा, इट मीन्स 1/K1 का स्क्वायर, राइट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा जो K2 है वो किसके इक्वल हो गया 1/K1 का स्क्वायर, यही आएगा। यहाँ पर ये हम कहाँ देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी में, सो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, है ना। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम मूव्स फ्रॉम ऑर्बिट नंबर 4 टू लोअर ऑर्बिट, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल लाइंस एमिटेड आर। तो देखो यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद होगा, अगर हमें नंबर ऑफ पॉसिबल लाइंस एमिटेड निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, n इंटू में n-1/2, राइट। तो यहाँ पर अगर हम n देखें कितना हमारा 4, as n is the number of orbit from where electron is emitted, right। तो यहाँ पर अगर हम n की जगह 4 पुट करेंगे, 4 इंटू में 4 माइनस 1/2, तो यहाँ पे 2 2 जा 4, तो ये कितना आ गया 2 इंटू में 3 विच इज़ 6, हैंस हियर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। देखो यहाँ पर तो हमने सिंपली पूछ लिया कि जो नंबर ऑफ पॉसिबल लाइन एमिटेड है वो कितनी है, बट अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछ लूँ नंबर ऑफ विजिबल लाइन यहाँ पर कितनी है, विजिबल लाइन एमिटेड कितनी है, तो आप वो कैसे बताओगे। देखो हमारे पास सेम है सब कुछ, बट आपसे क्या पूछ लिया विजिबल लाइन, तो आपको पता होना चाहिए विजिबल लाइन कौन सी होती है, बाल्मर सीरीज़ वाली, है ना, जो बाल्मर सीरीज़ में आती है उन्हें हम क्या कहते हैं विजिबल लाइन। लाइमन वाली को हम यूवी रेज कहते हैं, है ना, और बाकी जितने बच गई वो कौन सी होती हैं, इंफ्रारेड। तो यहाँ पर जो हमारे पास विजिबल होते हैं वो सिर्फ बाल्मर सीरीज़ वाली होती है, जिसका एन का नंबर कितना होता है 2। तो ये हमसे पूछ रहा है जो एन ऑर्बिट 2 में आएंगी उनके नंबर कितने हैं। तो यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, जिस उससे एमिट, जिस ऑर्बिट से एमिट हुई है 4 माइनस जिस ऑर्बिट में आपसे पूछी गई, इट मीन्स 2, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 विजिबल लाइंस हैं, ठीक है, जो एमिट होंगी। आई होप दिस क्वेश्चन इज़ क्लियर टू यू। तो अगर आपसे पॉसिबल लाइंस पूछ लेगा तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर लोगे n इंटू में n-1/2, बट अदरवाइज आप सीधा माइनस करके अपना आंसर निकाल सकते हो, ओके। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप विल शोज +R इफेक्ट। तो देखो +R इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, +R ग्रुप क्या क्या हो सकती है। एक तो फर्स्ट तो क्या हो, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा तो हम क्या कहेंगे वो +R इफेक्ट शो करेगा। या फिर उस ग्रुप के पास लोन पेयर हो, है ना, तो भी वो +R इफेक्ट शो करेगा। या फिर वो क्या कर रहा हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एनहेंस कर रहा हो, तो वो भी क्या करेगा +R इफेक्ट शो करेगा। तो यहाँ पर हम सिंपली देख सकते हैं जो OH है ना, इसके पास क्या है लोन पेयर है, और लोन पेयर है तो ये क्या करेगा +R इफेक्ट ऑब्वियसली शो करेगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी सारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और +R ग्रुप के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होना चाहिए जो भी ग्रुप। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो देखो सिंपली आपको पता होना चाहिए अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका मतलब क्या है, वो सामने वाले का ऑक्सीडेशन करवाने लग रहा है, तो उसका क्या होगा रिडक्शन, है ना।
तो यहाँ पर आपको बताना है इनमें रिडक्शन किसका हो रहा है। अब रिडक्शन के लिए क्या क्या होना चाहिए, एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही हो, ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या कह सकते हो कि रिडक्शन हो रहा है, या फिर वो क्या कर रहा हो, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा हो। तो ये तो एक ही बात होगी, है ना। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन गेन ही करेगा, है ना। और क्या कह सकते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना। अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है तो हम क्या कहते हैं, रिडक्शन हो रहा है। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो ये चारों में से कोई भी चीज़ आपको दिख रही है, इट मीन्स उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो सिंपली अगर आप देखो तो यहाँ पर PbO2 है ना, और यहाँ पर क्या बन रहा है, PbCl2 बन रहा है, तो ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, ऑब्वियसली इसी का रिडक्शन हो रहा है। बाकी अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करना चाहो तो यहाँ पर लेड की अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे, X मान लेते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन के, एक ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 चार्ज होता है, 2 पे कितना हो जाएगा, -4, x -4, टोटल चार्ज कितना है, 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो इसकी जो लेड की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी आ गई, +4। एंड सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो लेड की x और क्लोरीन, एक क्लोरीन -1 तो 2 क्लोरीन -2 शो करेंगे, इक्वल्स टू 0, टोटल चार्ज 0 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो यहाँ पर लेड की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट, +2। तो +4 से +2 में जा रहा है, इट मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर रही है, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और +4 से +2 में जा रहा है, इसका मतलब क्या है, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए, है ना, जब भी तो 2 +2 चार्ज कम हो गया इस पर। तो यहाँ पर हम हर एक चीज से देख सकते हैं किसका रिडक्शन हो रहा है, PbO2 का। हैंस हेयर ऑप्शन नंबर A विल बी करेक्ट। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड नाउ वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस फिजिक्स क्वेश्चन। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हेन यूरेनियम आइसोटोप इज बोम्बार्डेड विद अ न्यूट्रॉन इट जनरेट्स क्रिप्टन 3 न्यूट्रॉन्स एंड। तो देखो सबसे पहले हम ये रिएक्शन लिख लेते हैं। वैसे तो आपको ये रिएक्शन याद होनी चाहिए, बहुत बार पूछी जाती है, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, जो यूरेनियम है जिसका एटॉमिक नंबर 92 है और एटॉमिक मास है 235, क्या किया, बोम्बार्डिंग किया इसमें न्यूट्रॉन की। और न्यूट्रॉन का आपको पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर 0 होता है और एटॉमिक मास कितना होता है, 1, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसने क्या ही रखा है, देखो सब कुछ आपको दे रखा है। क्रिप्टन बनेगा इसके बाद, क्रिप्टन जिसका एटॉमिक नंबर है 36 और एटॉमिक मास 89, ठीक है। और क्या बन रहे हैं, 3 न्यूट्रॉन बन रहे हैं, तो 3 न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन का एटॉमिक नंबर 0, एटॉमिक मास 1, प्लस और क्या बनेगा, वैसे तो आपको पता होना चाहिए बेरियम बनेगा, बट फिर भी हम निकाल लेते हैं। देखो एक्स बनेगा लेट्स से, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर है Z और एटॉमिक मास है A। तो ये हमें निकालना है क्या है एक्स। तो क्या करेंगे, अब हमें पता है रिएक्टेंट साइड जो एटॉमिक नंबर का सम है वो इक्वल होगा प्रोडक्ट साइड एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर के, है ना। तो देखो रिएक्टेंट साइड एटॉमिक नंबर कितना है, 92, है ना, और यहाँ ये तो 0 ही है, इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर, सम ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन प्रोडक्ट साइड। तो यहाँ पर क्या है, 36 प्लस न्यूट्रॉन का 0 ही है और Z, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, जो Z है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 92 माइनस 36 एंड इट विल बी 56, राइट। तो एटॉमिक नंबर तो आएगा हमारा 56 विच इज़ इन ऑप्शन नंबर D, हेंस इट विल बी राइट, है ना। बट हम एटॉमिक मास भी चेक कर लेते हैं। देखो हमें पता है सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल्स टू, इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल्स टू सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स इन प्रोडक्ट साइड्स, राइट। तो देखो यहाँ पर एटॉमिक मास रिएक्टेंट साइड कितना है, 235 प्लस एक न्यूट्रॉन है जिसका मास है 1, किसके इक्वल होगा, इक्वल्स टू क्रिप्टन का 89 प्लस एक न्यूट्रॉन का 1 है, तो 3 न्यूट्रॉन का कितना होगा, 3, है ना, और प्लस Z। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 236 माइनस में यहाँ पर ये 89 प्लस 3 है, 89 प्लस 3 हो जाता है 92, और ये साइड आएगा माइनस में, तो 236 माइनस 92 क्या आ जाएगी हमारी, सॉरी Z लिख दिया मैंने, यहाँ पे A कर लेना, ठीक है, A की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर A हमारा कितना हो जाएगा, 144, है ना, और यही दे रखा है, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर D हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द पेयर हैविंग द सेम डायमेंशन इज। तो देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेते हैं, तो अच्छा
किसी भी टॉपिक को करो तो उसकी डायमेंशंस साथ में याद कर लिया करो। ओके, डायमेंशन एंड एसआई यूनिट। तो देखो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर चेक करें एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एल इक्वल्स टू एम वी आर, है ना। तो मास एम हो जाएगा, वी वेलोसिटी, वेलोसिटी की क्या होती है, एल टी माइनस वन, याद हो जानी चाहिए अभी, ठीक है। और आर क्या है, रेडियस है, तो एल आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एम एल टू टी माइनस वन, ये हो जाएगा। और अगर हम वर्क को देखें तो वर्क की तो आपको डेफिनेटली याद होनी चाहिए, बहुत बार पूछता है, बट फिर भी देख लो। देखो वर्क किसके इक्वल होता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की एम एल टी माइनस टू, राइट। फोर्स मास इंटू में एक्सेलरेशन के इक्वल होता है, तो एम इंटू में एक्सेलरेशन की एल टी माइनस टू होती है। और एस डिस्टेंस है तो डिस्प्लेसमेंट है तो एल हो जाएगी। तो टोटली क्या होगी, एम एल टू टी माइनस टू, ठीक है। और इन दोनों की जो डायमेंशन है वो अलग है, तो ये तो नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं वर्क एंड टॉर्क। तो वर्क की तो हमने देख लिया, एम एल टू टी माइनस टू। टॉर्क की ओर देख लेते, तो टॉर्क होता क्या है, फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। फोर्स की हमने देख ली एम एल टी माइनस टू, और आर हमारा क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये भी एल है। तो ये क्या हो गया, एम एल टू टी माइनस टू, है ना। और यही हमारी वर्क की थी, तो दोनों की सेम है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। और नेक्स्ट में अगर हम देखें पोटेंशियल एनर्जी, तो सारी एनर्जी की सेम डायमेंशन होती है जो कि वर्क वाली होती है, ठीक है। एम एल टू टी माइनस टू, इसकी तो हो जाएगी। और लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम पी किसके इक्वल होता है, मास इंटू में वेलोसिटी, है ना। तो अगर हम इसकी लिखे तो क्या हो जाएगी, एम वेलोसिटी की होती है एल टी माइनस वन, तो इसके एम एल टी माइनस वन है। और पोटेंशियल एनर्जी की एम एल टू टी माइनस टू, विच आर टोटली डिफरेंट, हैंस ऑप्शन नंबर सी विल बी ऑल्सो इनकरेक्ट। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट केयरफुल देयर, ठीक है, ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के किस में फॉलो नहीं होता है, तो वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर में होता है गलत। डिफरेंस बिटवीन अपेरेंट एंड रियल डेप्थ ऑफ पॉन्ड, तो ये हो जाएगा गलत, है ना। ये गलत है क्योंकि ये जो टी आई आर है उसे फॉलो नहीं करता है, तो ये हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। मेरे जो नो हॉट समर डेज, ये भी करता है फॉलो टी आई आर को, और ब्रिलियंस ऑफ डायमंड ये भी करता है ना। अब तक आपको इसकी एप्लीकेशन अच्छे से याद हो जानी चाहिए। तीनों के तीन क्या है, टी आई आर को फॉलो करते हैं, टी आई आर के ही एग्जाम्पल है। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एन एरो इज शॉट in air, its time of flight is 5 seconds and horizontal range is 200 meter. The angle of projection of the arrow with the horizontal is, तो देखो यहाँ पर हमें टाइम दे रखा है कितना, 5 सेकेंड, और प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, 2u साइन थीटा बाई जी। ये फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है ना। और रेंज को अगर हम देखें, रेंज हमें दे रखी है 200 मीटर, है ना। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, यू स्केयर साइन 2 थीटा बाई जी। तो यहाँ पर क्या करो, यहाँ से हम क्या करेंगे, किसी की भी वैल्यू निकालो, लाइट से जो हमें टाइम पीरियड की वैल्यू दे रखी है ना, यहाँ से हम यू की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यू की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, इक्वल्स टू 5 हमें टाइम पीरियड दे रखा है, 5 इंटू में जी बाय में क्या चला जाएगा, 2 साइन थीटा। तो ये 5g बाई 2 साइन थीटा हमारे u की वैल्यू है। इसको इस u की जगह पुट कर दो, तो करेंगे अगर इसको हम पुट यहाँ पर, 5 का स्केयर 25, क्योंकि u का स्केयर है ना, g का स्केयर बाई 2 का स्केयर 4 साइन स्केयर थीटा, ठीक है। और यहाँ पे 2 थीटा है, बट यहाँ पर क्या है हमारा, थीटा की टर्म में साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर हम साइन 2 थीटा को थीटा की टर्म में लिखे तो क्या होगा, 2 साइन थीटा कोस थीटा, है ना, बाय जी। ये है हमारे पास। अब देखो कैंसिल करो, क्या क्या कैंसिल होगा, इस स्क्वायर से ये एक साइन कैंसिल हो जाएगा, है ना। और फिर एक जी से ये जी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम g की वैल्यू पुट करें 10, तो ये कितना हो जाएगा, 25 इंटू में 10 इंटू में यहाँ पे हमारा बचा है कोस थीटा बाई यहाँ पर हमारा बचा है 2 साइन थीटा, यही बचा है ना। इक्वल्स टू रेंज है हमारा, रेंज की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 200।
यही है। तो यहाँ से हम सिंपली अब थीटा निकाल लेंगे, क्योंकि और कोई वेरिएबल तो बचे ही नहीं है हमारे पास, राइट। तो अगर हम इस 2 से इस 10 को काटेंगे तो 2 5 सा, है ना। और फिर अगर हम इस साइन थीटा और कोस थीटा को उस साइड भेज देते हैं इक्वल के, और 200 को इस साइड ले आते हैं, क्योंकि जो हमारा आंसर है उसमें 10 की टर्म में हमें दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 इंटू में 5/200 इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कोस थीटा, है ना। एज यहाँ पर जो ये साइन थीटा डिवाइड में तो उस साइड जाके मल्टीप्लाई में ही होगा, है ना। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 25 8 जा 200, तो ये कितना आ गया हमारा 5/8 इज इक्वल्स टू 10 थीटा। तो यहाँ पर अगर हम थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितनी आ जाएगी, 10 इनवर्स 5/8। ये तो देख लो, ये हमारे कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पी टाइप सेमीकंडक्टर इज पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, न्यूट्रल और नन ऑफ दिस। तो देखो, सबसे पहले हमें पता है 2 टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं, एक तो एन टाइप, है ना, और एक पी टाइप, राइट। जो एन टाइप होता है उनमें कौन से एलिमेंट आते हैं, एन से एन टाइप और एन से नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन वाले, नाइट्रोजन आ गया, फॉस्फोरस आ गया, और बाकी सारे मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, वहाँ से देख लेना, ठीक है। और पी टाइप में कौन से आते हैं फिर, बोरोन वाले, है ना, बोरोन, एल्यूमिनियम एंड सो ऑन। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, अब अगर हम फॉस्फोरस को देखें, इसमें कितने, इसका एटॉमिक नंबर 15, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो जब हम इसको ऐड करते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर में किसके नंबर ज़्यादा होते हैं, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन के, एज 5 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो नंबर ऑफ होल से ज़्यादा होते हैं, है ना। अब यहाँ पे ये मत कह देना इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो नेगेटिवली चार्ज होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तुम खुद सोचो, अगर हमने मान लो फॉस्फोरस ऐड किया है तो इसका एटॉमिक नंबर 15 है, तो 15 इसमें इलेक्ट्रॉन है और 15 ही प्रोटॉन है, और हम इसे इसके एटॉमिक फॉर्म में ही ऐड करते हैं, ना कि इसे आयन बना के ऐड करते हैं, इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया या इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, ठीक है। अगर हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को देखें, जब वो क्या है, एन टाइप है, तो देखो लाइक सिलिकॉन तो पहले होगा सेमीकंडक्टर, है ना, और हमने यहाँ पे फॉस्फोरस एक्सट्रिंसिक इम्प्योरिटी की फॉर्म में ऐड कर दिया, तो ये क्या होगा, ओवरऑल तो न्यूट्रल ही होगा। हाँ, इसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, इसका जो फॉस्फोरस का 5th इलेक्ट्रॉन है वो फ्री होगा, आई एग्रीड विद दिस, बट इलेक्ट्रॉन का होने का मतलब ये नहीं है कि नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ओके। ओवरऑल क्या होगा, ये न्यूट्रल ही होगा। सिमिलरली पी टाइप में भी क्या होगा, ये न्यूट्रल ही होगा, बस यहाँ पे क्या होगा, जो नंबर ऑफ होल है वो क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। एज बोरोन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओके। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस डी फ्रॉम एन इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर इज। तो देखो, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर के केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बी, वो किसके इक्वल होती है, μ0I/2r, राइट। तो देखो यहाँ पर r क्या है, डिस्टेंस, ठीक है, और यहाँ पर डिस्टेंस हमें कितना दे रखा है, d, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, μ0I/2d, विच इज इन ऑप्शन नंबर ए, हेंस ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द एंगुलर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। तो देखो, आपको सिंपली पता होना चाहिए जो वेलोसिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, ओमेगा आर के, है ना, और हमें एंगुलर स्पीड चाहिए ओमेगा, तो ओमेगा यहाँ पर किसके इक्वल होगी, वेलोसिटी बाय रेडियस के, है ना। और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है, 2.18 इंटू में 10⁶ Z/n, है ना। कांस्टेंट से तो हमें बाकी मतलब भी नहीं है। डिवाइड में रेडियस, तो रेडियस कितनी होती है इलेक्ट्रॉन की, 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू में n²/z, यही होती है। तो अब देखो, हमें सिर्फ कांस्टेंट से कुछ मतलब नहीं है, सिंपली हम क्या देखेंगे, जो ओमेगा है वो किसके प्रोपोर्शनल है, Z/n/n²/z। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, अगर हम इसको लिखें तो Z/n इंटू में n इंटू में ये ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा Z/n², यही होगा, है ना।
तो ये हमारे पास क्या हो गया, जेड स्क्वायर बाई एन की क्यूब। और ये हमारे पास हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो एटॉमिक नंबर तो 1 ही हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1, तो 1 बाई एन की क्यूब। तो ये क्या है, जो ओमेगा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एन की क्यूब के। और यहाँ पर ये चीज़ कहाँ दी हुई है, ऑप्शन नंबर सी में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन की क्यूब। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट इनटू में एप्सिलॉन नॉट। तो अब यहाँ पर आप म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन निकालने मत बैठ जाना। आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, C इज इक्वल्स टू 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, जहाँ पे म्यू नॉट होता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, राइट। तो यहाँ पर अगर हमें किसकी निकालनी है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की निकालनी है, तो इसको यहाँ भेज दो, मतलब कि इंटरचेंज कर दो, तो क्या हो जाएगा, रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 1/c एंड नाउ वी कैन स्केयरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 1/c का स्केयर। हमें इसी की तो डायमेंशन निकालनी है। तो देखो c क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, राइट। तो ये स्पीड है, तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, 1/c की डायमेंशन लिखो, l t की -1, यही तो होती है ना डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, तो l t -1 का स्केयर। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 1/L2t -2, और अगर इसको ऊपर लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, L -2t की 2, राइट। ये डायमेंशन हो जाएगी, और ये क्वेश्चन नंबर डी में, तो ये सही हो जाएगा। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ पोलराइजेशन फॉर एनी मीडियम इज 60 डिग्री, व्हाट विल बी द क्रिटिकल एंगल फॉर दिस। तो देखो, सबसे पहले आपको एंगल ऑफ पोलराइजेशन दे रखा है। एंगल ऑफ पोलराइजेशन को हम ब्रेविस्टर एंगल भी कहते हैं। देखो ये कैसे होता है, जब यहाँ पे कोई मीडियम है और यहाँ हमारी आई इंसिडेंट रे, ठीक है, ये क्या है, इंसिडेंट रे हमारी, और ये हो गया हमारा नॉर्मल, ठीक है। तो हमें पता है कोई भी इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट भी होती है, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और रिफ्रैक्ट भी होती है, राइट, रिफ्रैक्टेड रे। अब देखो यहाँ पर जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, इसको हम एंगल ऑफ पोलराइजेशन या फिर ब्रेविस्टर एंगल कहेंगे। तब जो ये रिफ्लेक्टेड रे है और रिफ्रैक्टेड रे दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए, ठीक है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या कहेंगे, एंगल ऑफ पोलराइजेशन IP, ठीक है। और यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है जो tan IP होता है, ठीक है, IP का एंगल ऑफ पोलराइजेशन, वो किसके इक्वल होता है, म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें एंगल ऑफ पोलराइजेशन दे रखा है 60 डिग्री, तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, इज इक्वल्स टू म्यू इक्वल्स टू √3। तो यहाँ पर जो हमारी म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है वो कितनी आ गई, √3 आ गई, ठीक है। बट हमें तो यहाँ पर क्या निकालना है, क्रिटिकल एंगल निकालना है। तो क्रिटिकल एंगल आपको पता होना चाहिए। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, स्पेसिफिक एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच अ लाइट रे ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, ठीक है, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है, इज रिफ्रैक्टेड एट 90 डिग्री एंगल टू द नॉर्मल। वो 90 डिग्री बनाए नॉर्मल के साथ, कैसे, देखो ये हमारा मीडियम को सेपरेट करने वाली लाइन होगी। उसके बाद जब यहाँ पर हमारे कोई रे इंसिडेंट होगी, इसको कह देते हैं क्रिटिकल एंगल θc, ठीक है। तो ये क्या करेगी, रिफ्रैक्ट होके नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, कुछ ऐसे चली जाएगी, ठीक है। तो नॉर्मल के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का। तो जब लाइट रे इंसिडेंट हो एक ऐसे एंगल पे कि जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है, तो उस टाइम पे हम इस इंसिडेंट एंगल को क्या कहेंगे, ये इंसिडेंट एंगल है ना, इस इंसिडेंट एंगल को क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल कहेंगे। ओके, तो हमें यहाँ पर क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो आपको स्नेल्स लॉ पता होगा, क्या होता है, sin I बाय sin R इज इक्वल्स टू μ2 बाई μ1, राइट। तो यहाँ पर देखो
सो देखो अब यहाँ पर हमारा क्या है, जो इंसिडेंट एंगल है क्रिटिकल एंगल के केस में जो हमारा इंसिडेंट एंगल है वो क्या है, थीटा सी है ना, हमने ये माना है। तो साइन थीटा सी बाय रिफ्रैक्टेड एंगल हमारा कितना है यहाँ पे 90 डिग्री है ना, जो नॉर्मल के साथ है। क्रिटिकल एंगल के केस में जो रिफ्रैक्टेड है वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का, है ना। तो साइन 90 इज इक्वल्स टू μ2 बाय μ1। तो μ2 लेट्स से जो सेकंड मीडियम है वो क्या है, हमारा वैक्यूम है, तो वहाँ पर ये क्या आ जाएगा 1 बाय म्यू, जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो साइन थीटा सी बाय जो साइन 90 है उसकी वैल्यू 1 ही होती है, इक्वल्स टू 1 बाय म्यू। और म्यू हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमने एंगल ऑफ पोलराइजेशन की हेल्प से निकाल ली थी, कितनी थी हमारी 1/√3। तो यहाँ से जो हमारा थीटा सी है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, साइन इनवर्स 1/√3। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा, विच इज़ हेयर ऑप्शन नंबर डी। ओके, और ना मतलब हाँ थोड़ा सा लेंदी हो गया ये क्वेश्चन, मे बी ये क्वेश्चन ना आए बट कोई ना कोई इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आ जाए तो ध्यान से कर लेना। बाकी मैंने समझाया इसलिए ज़्यादा टाइम लग गया, अगर आपको आता होगा तो जल्दी सॉल्व हो गया होगा। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या कर रहा है, द रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव डी ब्रोगली वेवलेंथ्स एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट विद वोल्टेज 100 वोल्टेज 200 वोल्टेज एंड 300 वोल्टेज। तो देखो सबसे पहले आपको पता होगा जो वेवलेंथ है उसका फॉर्मूला क्या होता है, h/p, वेयर p इज मोमेंटम। और मोमेंटम को अगर हम काइनेटिक एनर्जी की टर्म में लिखें तो क्या होता है, √2m इंटू में काइनेटिक एनर्जी। देखो यार इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, अगर मैं आपको डेरिवेशन करवाऊंगी, मैंने बहुत बार बहुत सारी वीडियो में करवाया हुआ है, तो आई होप आपको आता होगा। नहीं आता होगा तो प्रीवियस वीडियोस में जाके देख लेना, ठीक है। और अगर हम काइनेटिक एनर्जी को लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, 2m इंटू में जो काइनेटिक एनर्जी उसे क्या लिखेंगे, Q इंटू में चेंज इन वोल्टेज, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम सिंपली देखें, हमें सिर्फ वेवलेंथ और वोल्टेज के बीच का रिलेशन देखना है, क्योंकि हमें रेशो निकालनी है, बाकी सब चीज़ तो कांस्टेंट होगी, राइट। तो लैम्डा को अगर हम इसमें देखें तो ये कितना हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू 1/√ऑफ वोल्टेज, ठीक है। तो अब इसको लिख लो, रेशो क्या हो जाएगी 1/√100, रेशो 1/√200, रेशो 1/√300, ठीक है। तो अब 100 का रूट क्या होता है 10, राइट। तो 1/10 रेशो, अगर यहाँ पर हम 200 को लिखे तो 2 इंटू में 100 लिख सकते हैं, और 100 रूट से बाहर जाके कितना हो जाएगा 10, तो इसे हम क्या लिखेंगे 1/10√2, है ना। सिमिलरली 1/√300 को हम कैसे लिख सकते हैं 1/10√3। तो रेशो में है तो इसलिए 10 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर